है, लेकिन उसका कोई कारण डायरेक्ट नहीं मिल रहा है कि इसकी वजह से जो जो वजह है वो बीमारी उसको नहीं है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन कारणों से हाइपरटेंशन बढ़ता है उसमें से अगर कोई तीसरा कारण है और उसकी वजह से वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वो डिस्टरबेंस है जो हाइपर बढ़ाता है, क्रिएट करता है। तो ऐसे कंडीशन में यानी कि बीमारी हमारी यहाँ पे है, हम जानते हैं कि बीमारी जब यहाँ पे होती है तब ये हाइपरटेंशन बढ़ता है। एक ड्रॉ से आप समझ सकते हैं कि ये मान लिया हाइपरटेंशन है। अगर हम ये जानते हैं कि इसकी वजह से अगर यहाँ पे बीमारी होगी तो ये हाइपरटेंशन बढ़ेगा, लेकिन बीमारी हम देख रहे हैं कि कुछ और है और यहाँ पे है, लेकिन ये बीमारी की वजह से ये चीज डिस्टर्ब हो रहा है और जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है। अब बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और सेकेंडरी बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझ लेते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, और इस एक आपको और बता दें हाइपरटेंशन क्राइसिस जो हमने इससे पहले बताया, और एक और जानकारी आपको दे दें साथ में कि हाइपरटेंशन के टाइप्स और बहुत सारे हैं, है ना। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन इसके टाइप खत्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हाइपरटेंशन के टाइप्स ऐसे क्यों हो गए हैं, तो आपको जिस जगह पे और जिस कंडीशन में हाइपरटेंशन मिलता है उसी कंडीशन और उसी जगह के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें कि जैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करते हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम उसे कहते हैं यानी कि हाइपरटेंशन इंक्रीजमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आफ्टर ट्राई सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें, थर्ड में ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो तीसरे अपने पड़ाव में जाकर के उसको पता चलता है कि इसको हाइपर टेंशन, तो इसको हाइपर बीपी तो था ही नहीं लेकिन बीपी इसके इंक्रीमेंट हो गई है और प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आफ्टर द गिविंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, है ना। अगर वो बच्चे को जन्म दे देती है तो इसमें आपको बता दें कि आपको 90 टू 95% महिलाओं में ये जो प्रॉब्लम आती है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन जैसे बच्चे को जन्म देती है तो ये आपकी जो बीपी है या हाइपरटेंशन है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे बीपी को हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि 5 to 9% महिलाओं में ऐसा भी होता है कि उनको पहले बीपी था नहीं, लेकिन किसी बच्चे की वजह से प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट के बाद उनकी बीपी वापस गई नहीं, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं आई, बच्चे को जन्म दिया फिर भी नहीं आई, तो वो आपको वो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। एक और एग्जांपल सब समझ सकते हैं, जैसे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात कर ले, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो अब आप समझ लीजिए कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये लंग्स है और ये हार्ट है, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे हमारे लंग्स से हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स में आता है, ठीक है। तो अगर इस ब्लड वेसल्स की बात करें कि यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन होती है, तो पल्मोनरी वेन में अगर किसी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आपकी हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो आपको मैंने दो एग्जांपल दे दिए कि कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। तो ये इस तरीके के डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से हाइपरटेंशन है, और उस तरह के आपको मेडिसिन खानी पड़ती है और जिसकी वजह से आपको इसको क्योर भी किया जा सकता है, लेकिन समटाइम्स इट इज नॉट बी क्यूरेबल, है ना, और इट विल सफर फ्रॉम लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये आपका चलता ही रहेगा, लाइफ टाइम तक चलेगा। तो कुछ कंडीशन है, तो अब जान लेते हैं कि कारण क्या है, यानी कि इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इटियोलॉजी में भी आप देख सकते हैं कि इटियोलॉजी इसके बहुत सारे हैं, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की अगर हम बात कर ले कि हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, यानी कि सीएनएस अगर आपका हाइपर एक्टिविटी होगा किसी कारणवश से तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन इसका कारण है, वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो आपकी कंस्ट्रिक्ट हो जाए, यानी पतली हो जाए या जाम हो जाए, तो वैसे को वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ड्यू टू रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द इंडोथेलियल सेल, यानी इंडोथेलियल सेल आपको बता दें कि इंडोथेलियल सेल जो है आपका, अगर इंडोथेलियल सेल से अगर सिक्रीट होने वाले जो सिक्रेशन है वो उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, यानी उसको बोलते हैं वैसो एक्टिव सब्सटेंस जो इंडोथेलियल सेल से निकलते हैं। तो दो आपको कारण बताया मैंने। तीसरा कारण क्या है कि कार्डियक आउटपुट या एट्रियोल
कंस्ट्रिक्शन यानी कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट का जो आउटपुट है, जो ब्लड फ्लो है, वो आपका जो है कम या ज्यादा हो जाए तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। यानी कि ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्सेसिव सोडियम इनटेक, यानी कि सोडियम यानी कि आप नमक की मात्रा अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, नमक आपके खाने में ज्यादा है, या थोड़ा आप नमकदार खाते हैं, चटकदार खाते हैं, तो आप खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि नमक आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि नमक जो जरूरी भी है, क्योंकि आयोडीन की वजह से अगर आप वो नहीं खाते हैं तो दूसरी भी बीमारियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, तो ठीक है। तो हाइपरटेंशन में सोडियम इंटेक बिल्कुल बंद कर देना होता है, या सोडियम रिटेंशन, यानी कि अब होता क्या है कि जब हम नमक खा रहे हैं, वो नमक जो है किडनी उसको छान करके बाहर नहीं कर रही है, यानी कि सोडियम बाहर निकल नहीं रहा है, वो आपके ब्लड वेसल्स में जमा है, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है आपको, ठीक है। हाइपर इंसुलिमिया, यानी कि अगर आपकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है तो भी आपका हाइपरटेंशन के शिकार आप हो सकते हैं। दूसरी, तीसरे और चौथी, जो पांचवी जो भी है, ये आपको फैमिली हिस्ट्री भी एक मायने रखता है कि आपको किसी परिवार में आपके कोई किसी को, अगर बाप दादा मामा चाचा जिसको भी अगर किसी को हो, अगर उस तरीके की बीमारी है, तो उसको आप हो सकता है कि आपको आपके जनरेशन में आने वाली पीढ़ियों में उसको वो आप उससे पीड़ित हो जाए, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, हेरिडेटरी भी आपका हाइपरटेंशन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये तो प्राइमरी प्राइमरी हाइपरटेंशन के मैंने कॉजेज बता दिए या इटियोलॉजी बता दिए। सेकेंडरी में क्या होता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। कंजेनाइटल जैसे कि मैंने बताया कि कंजेनाइटल यानी कि हेरिडेटरी, ये आपका कंजेनाइटल डिजीज होती है, जिसको आप जन्मजात आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कंजेनाइटल यानी कि कंजेनाइटल में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हार्ट स्टेनोसिस होता है, हार्ट स्टेनोसिस, है ना। अभी आप ढूंढ के बताइए कि हार्ट स्टेनोसिस क्या होता है ना, ये आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट स्टेनोसिस की वजह से भी आपका ये कंजेनाइटल होता है, जैसे को बोलते हैं। चलिए नहीं बताऊंगा इसको। बच्चे में बच्चे की बीमारी होती है, और वो बच्चा अगर इसी बीमारी से ग्रसित है और वो अगर बड़ा हुआ तो फिर उसको जो प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में भी हाइपरटेंशन होता है, जिसको बोलते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। उसके बाद पॉलीनेफ्राइटिस की बात करें तो नेफ्रॉन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, नेफ्रॉन आपका जो है छानने का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आपका हाइपरटेंशन बढ़ेंगे, है ना। या हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। रीनल आर्टरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको जो है ना, ये हो सकता है कि आपका हाइपर बीपी आपका बढ़ जाए। उसके बाद ग्लैमुलर ग्ले ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर ठीक है, नेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस अगर है तो भी आपकी जो है हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। और एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस। तो एओर्टिक स्टेनोसिस में भी आपको जो है बीपी बढ़ेगी। उसके बाद मैंने इससे पहले बताया कि एड्रिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी आपकी बीपी बढ़ सकती है। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि अगर थायराइड बढ़ रहा है तो थायराइड की वजह से भी आपको हो सकता है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे तो भी हो सकता है। या इसके अलावा अगर आप कोई दवा खा रहे हैं, जैसे पेन किलर वगैरह है, तो वो आपको जो है पेन किलर है या कोई हार्मोनल है ना, कंट्रापिल्स है या एंटी डिप्रेसेंट है या स्टेरॉइड है, इस तरीके के अगर आप दवा खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपका बीपी एबनॉर्मल हो सकता है। तो ये कुछ रीजन था जो मैंने आपको बता दिया कि हाइपर टेंशन क्यों होता है। अब हम इसके बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहले आपको बता दो कि ये हाइपरटेंशन एक चोर बीमारी होती है ना। चोर बीमारी इसलिए कि चोरों की तरह आती है और हमें और चुपके से चली जाती है, यानी चुपके से नहीं जाती, चुपके से हमें लेके चली जाती है, ठीक है ना। तो ये चोर बीमारी यानी कि इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज। क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर डिजीज, यानी कि चोर बीमारी, ठीक है। इसको मैं चोर बीमारी कहता हूँ, लेकिन साइलेंट किलर डिजीज हम उससे कहते हैं जिसमें कोई साइलेंट सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, यानी कि हार्डली मिलते हैं, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये नहीं कि हाइपरटेंशन के कोई भी साइलेंट सिम्टम्स नहीं मिलता है, बट आपको बता दें कि इसके 90% पेशेंट जो ऐसे होते हैं जब कहीं गिर पड़ जाते हैं, बेहोशी की हालत में होते हैं, जब वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको पता चलता है ओ मुझे तो बीपी है ना। तो इस तरीके के, तो उससे पहले वो कोई भी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो चलते फिरते नजर आते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया कि ये साइलेंट किलर डिजीज है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ अगर सिम्टम्स देगा, ये बीमारी अगर कुछ सिम्टम्स देगी तो क्या देगी। तो सबसे पहले कि सीवियर या लाइट हेडेक दे सकता है, सीवियर
या लाइट हम कह सकते हैं या माइल्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो सीवियर या माइल्ड हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है ना। चेस्ट पेन हो सकता है, पॉसिबल है ना, चेस्ट पेन हो सकता है, या ब्लर विजन, या ब्लर विजन समझ रहे हैं ना, आंखों के आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगेगा। या आपको हो सकता है कि सांस लेने में आपको दिक्कत हो, या हो सकता है अचानक से आपको पेशाब लाल होने लगे, यानी कि पेशाब में क्या हो, खून खून आने लगे पेशाब में, यानी खून की पेशाब या पेशाब में खून, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हिमेचूरिया, ठीक है ना। तो हिमेचूरिया बोला जाता है। तो इसके वजह से भी आपको जो है आपके साइन एंड सिम्टम से जाएंगे तो हो सकता है बीपी बढ़ जाए। इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट आपको कुछ सही नहीं चल रहा है। अब एक चीज और बता दें कि आपको हो सकता है कि आपको भूलने की बीमारी हो, और आप अपने फैमिली में करते हो कि मैं कुछ भी रख करके सामान भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, तो ये आपके एक साइन एंड सिम्टम्स हैं ब्लड प्रेशर के, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जी मिचलाना या फिर वॉमिटिंग होना। पेन इन नेक, यानी कि अगर आपको गर्दन या पीठ में दर्द रहता है और उसको आप झेल रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, तो आपको सही नहीं कर रहा है, उसको आप प्रॉपर तरीके से आप जांच करा सकते हैं, हो सकता है कि आपको बीपी हो, है ना। फीलिंग हॉट, या गर्मी आपको बहुत ज्यादा लगती हो, ठीक है, या चक्कर आता हो, तो ये आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं डियर, जो कि हाइपरटेंशन के इसी से पता चलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ खान पान की, तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो आपको क्या खाना है क्या पीना है। तो सबसे पहले कि अल्कोहल आपको पीना बंद कर देना है, स्मोकिंग बंद कर देनी है, और नमक बंद कर देना है, ठीक है ना। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपको सबसे पहले बंद, है ना। तो ये बंद हो जाएगा, ये नमक को हम सोडियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्मोकिंग, अल्कोहल और नमक, ये सब चीजें बंद कर देना है। करना क्या है, तो करना आपको एक्सरसाइज है, करना आपको सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल को त्याग कर देना है, यानी ऐशो आराम की जिंदगी बहुत दिनों तक नहीं जीनी है ना। अगर आप वट तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको तो एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, या जो भी है स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, घर का काम घर पे, ऑफिस का काम ऑफिस में, ऑफिस का काम घर पे नहीं। तो इस तरीके की फैमिली स्ट्रेस से बचना है, और इससे बचेंगे तभी आप सही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ मेजर्ड, यानी आपको बता दें कि आप इसमें आप बीपी अपने आप से नापना शुरू कर दें घर पे, ताकि आपको ये हमेशा एक ट्रिगर करता रहे कि मेरा बीपी बढ़ा है, और जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ चीजें हैं उसमें, है ना। तो अब डाइट वगैरह में आप इसके हिसाब से आप ले सकते हैं। पहले आपको ये बंद करने हैं। उसके बाद आता है कि मेडिसिन क्या चलेगी, तो मेडिसिन में डाययूरेटिक मेडिसिन होती है, उसके बाद से अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन होती है, उसके बाद बीटा ब्लॉकर होती है, या बीटा अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। इतनी सारी मेडिसिन चलती हैं, और तब जाके आपकी बीपी आपके कंट्रोल में होती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो मन कर रहा है वो करें, ठीक है। धन्यवाद। चलते हैं फिर नए, मिलते हैं एक नए। हाँ, लेकिन आप इसमें गाली गलौज ना करें, ओके। तो चलिए हम देखते हैं अब उसके बाद फिर नए किसी डिजीज से रिलेटेड कोई डिजीज लेकर हम आएंगे, और फिर हाँ ठीक है, जो भी कमेंट करना हो करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।